जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आप लोगों को पता है कि एवरी ट्यूसडे और ट्यूसडे और थर्सडे में जाता हूं लाइव। आप लोगों की लेता हूं लाइव जवाब सवाल और उनके देता हूं लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम उस पर करेंगे आज बात। इससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें कुछ अपडेट्स हैं हम उन पे बात करेंगे। जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम आए हैं हम उनके हवाले से बात करेंगे कि उनके आने से इमिग्रेशन के हवाले से क्या चेंजेस आने वाली हैं या वो क्या चेंजेस ला सकते हैं। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हुए हैं वहाँ पे उनकी कैबिनेट भी नहीं आई है। लेकिन एक बात जो मैं बारहा करता आया हूँ कि शबाना महमूद साहिबा जो है वो दोबारा से कैबिनेट का हिस्सा बन गई हैं और वो जो है वो होम सेक्रेटरी जो है वो बनी है। और इसका मतलब ये है कि वो जो प्लान्स लेके आ रही थी जिसमें अनसेटलमेंट की बात हो रही थी, 5 साल से 10 साल का रूट करने की बात हो रही थी, जिसके अंदर 7 ईयर चाइल्ड रूट को जो है और डिफ़िकल्ट करने की बात हो रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमिग्रेशन बिल की, जो कि इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 है, जो कि हाउस ऑफ कॉमन में जो है वो सेकंड रीडिंग के लिए जा चुका है। और वो बात कर रही हूँ उसके अंदर आर्टिकल 8 की, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की। उसके अंदर वो बात कर रही हैं जो अपील्स हैं वो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के अलावा जो है एडजुडिकेटर जो हैं वो देखा करेंगे। तो उससे जो है जो बैकलॉग है वो क्लियर होगा। तो ये जो असाइलम जो इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे ये कैसे अफेक्ट करने वाला है आप लोगों को एज अ होल। Shabana Mahmood Saiba is the Home Secretary again for Labour government। एंडी बर्नम ने जो है वो दोबारा से चूज़ कर लिया है शबाना महमूद साहिबा का जो जो भी एजेंडा था और कि भाई 5 ईयर्स से 10 साल का इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। इवन दो के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं उन्होंने अपोज किया था कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं उनके हवाले से वो अपोज किया था, कहा था कि ये जो है अनफेयर होगा। लेकिन क्योंकि शबाना महमूद साहिबा दोबारा से जो है वो होम सेक्रेटरी बनी है, इसका मतलब ये है कि एंडी बर्नम जो है वो बहुत ज़्यादा कायल हैं इस बात के ऊपर कि जी इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको कंटिन्यू रखा जाए। सो इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे जो है वो अगले साल जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए जो लोग क्वालिफाई करने वाले थे। फॉर द टाइम बीइंग अभी ये कब तक ये चेंजेस जो हैं मुतवक्को की जा सकती हैं, ये एंड ऑफ 2026 और बिगिनिंग ऑफ 2027। तो क्या ये चेंजिंग आएंगी? जी बिल्कुल। ये अनसेटलमेंट जो है इट्स ऑन इट्स वे। ये ऑलरेडी हाउस ऑफ कॉमन से ये बिल पास हो चुका है और इसमें जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसके अंदर तब्दीलियों का कहा है। अब होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि जी अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कह दिया है तो ये बिल आगे नहीं जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी भी बिल को जो है वो जो स्पेशली जैसे हमारे पास इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल है, इसको वो थोड़ी देर के लिए डिले तो कर सकते हैं लेकिन इसको ब्लॉक नहीं कर सकते टोटली। और इसका मतलब ये है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन से यानी कि पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया तो इट विल बिकम अ लॉ। इट्स नॉट अ लॉ येट, लेकिन इट विल बिकम अ लॉ एंड इट विल मेक पीपल लाइफ डिफिकल्ट। जिसके अंदर हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि जी 5 साल से अब 10 साल का इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होना जो है वो बिल्कुल जो है ऑन इस ट्रैक है, उनकी पॉलिसीज ऑन ट्रैक है। और ये साथ ही साथ हम जो उसके अंदर और अपील्स के हवाले से क्या तब्दीलियाँ लाई जा रही है हम उस पर बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं आज की पहली। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ठीक है आप? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर माय क्वेश्चन इज ब्रिटिश सिटीजन हूँ तो मैंने स्पॉन्सर अप्लाई किया था WPP का। बोल रहा हूँ 10 इयर्स का लागू होगा ये लॉ। सुनने में आ रहा है कि 10 इयर्स पे हो गया ये। सॉरी, दोबारा से अपना सवाल। आप ब्रिटिश सिटीजन हैं और आपने अपनी मिसेस का वीज़ा अप्लाई किया था और आप ये कह रहे हैं कि क्या उनको भी अब 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा? यही सवाल आपका? जी सर, जी सर। अच्छा जी, इसी की बात हम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, जो जो प्लान्स हैं वो यही है कि जिस के पास भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं है इस वक्त, जब वो अप्लाई करेंगे तो वो अब अनसेटलमेंट स्कीम के अंदर जाएंगे, जिसका मतलब है कि जो क्वालिफाइड पीरियड है वो 5 साल से 10 साल पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अनफॉर्चुनेटली ये अब जो बिल है ये हाउस ऑफ कॉमन से निकल मतलब पास हो चुका है और अब उसकी रीडिंग चल रही है, सेकंड रीडिंग चल रही है। और अब आपको ये जो एज ऑफ 21 जुलाई 2026 इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इट पास इज सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग जो है वो पास हुई है, लेकिन क्या ये अब कानून बनने वाला है? तो आपको आज से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये कानून बनने वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सर, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। जी सर, आपसे कह रहे थे कि मैं 10 ईयर पार्टनर की थी, आपसे बात भी की थी। अभी मुझे इंडेफिनिट मिल गई है जी। तो सर अभी मैंने ये पूछना था कि अभी मैं जो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ या मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा? आप पार्टनर रूट पे थी, आपके पार्टनर ब्रिटिश है? जी जी, ब्रिटिश है। अच्छा, जो ब्रिटिश के पार्टनर हैं उनको इस रूट पे जब वीज़ा मिलता है तो उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसके बाद फौरी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। सर उससे पहले और स्टे भी की तो फिर मसला होगा कुछ? अब ये तो देखिए, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। मसला होगा तो वो कल भी होगा, मसला होगा तो वो साल बाद भी होगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जो ब्रिटिश सिटीजन के स्पाउसेस होते हैं, जब उनको इंडेफिनिट मिलता है तो उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलो, थैंक यू। अच्छा, बात हम कर रहे हैं ओबीसी इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल की। शबाना महमूद साहिबा की। शबाना महमूद साहिबा आगे दोबारा, इसका मतलब इनके जो प्लान्स हैं वो सारे गो अहेड होंगे। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं, और स्पेशली जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? अपील की बात होगी। अपील्स के हवाले से जो उस बिल के अंदर है वो अब ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन अपील्स अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर जो है वो इमिग्रेशन की जो केसेस हैं उनकी अपील्स जो है वो वहाँ पे सुनी जाएगी, क्योंकि जो बैकलॉग है वो काफ़ी लग चुका हुआ है। आपको पता है कि अपील का अभी जो करंट टाइम चल रहा है, लोगों को साल 1.5 भी लग रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर वो ये चीज़ लेके आते हैं। लेकिन उसके अंदर इशू क्या होगा कि उसके अंदर जो लोग एडजुडिकेटर होंगे वो उनके पास वो लीगल स्किल्स नहीं होंगी जो कि एक यूजुअली जजेस के पास होती है। ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था जी। अगर एक पर्सन, हम जैसे 2024 में आए थे एज अ स्किल्ड वर्कर वीजा और सेल्स सुपरवाइजर मीडियम स्किल्ड है, तो क्या इसको भी मैं चेंज करवा सकता हूँ एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर? देखिए, कोई भी जो आपके पास जॉब है, इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन, इज कॉल्ड चेंज ऑफ एम्प्लॉयर एप्लीकेशन। तो बिल्कुल आप कोई भी जी ट्रांजिशनल
नहीं नहीं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ एम्प्लॉयर। ओके ठीक, आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में जाके उसकी एप्लीकेशन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और इसमें जो पिछला पीरियड होता है वो काउंट हो जाता है? जी बिल्कुल, इसके अंदर पीछे जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ पे किसी भी चाहे वो लोअर लोअर पे है और या वो मीडियम पे है, अगर वो अपना कोई भी चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करता है तो उसका पिछला पीरियड उसके अंदर लाजमी काउंट हो जाता है। तो किसी ने अगर 3 साल किसी के अंदर जॉब की है और 2 साल और किसी के साथ करता है जॉब, तो उसका वो 5 साल काउंट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये तो एज लॉन्ग द जॉब इज जेन्युइन देयर शुड नॉट बी एनी इशू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा देखिए, ये तो होम ऑफिस की आप देखने पे है कि होम ऑफिस इसको कैसे देखता है कि भाई जब आपको जॉब दी जा रही है तो क्या आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस मौजूद है, नहीं मौजूद है, केस वर्कर के ऊपर है। लेकिन स्विच करने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर रिपीट कर देता हूं मैं, 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो जी भाजी, क्या हाल है? ठीक हो? जी जी बिल्कुल ठीक है जनाब। जी अच्छा भाजी, मैं पुछना सी अपने वीजे बारे। जी मैं 2008 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2011 ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ठीक ਮੈਂ है। ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ 5 ਇਅਰ ਦਾ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ठीक है। केयर होम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ? चलो मैं थोड़े सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, ये ना सवाल है वे कि ये यहाँ पे 2008 में एंटर हुए थे लेकिन इनके पास एविडेंस नहीं है। अब इनकी वाइफ जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, केयर होम के, इनके बेबी भी हैं, तो इनका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। आई विश कि इसका आंसर इतना आसान और सीधा होता, लेकिन क्या आप कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं? जी देखिए, एक तो आपके पास 2008 से लेके अभी तक इज ऑलमोस्ट 18 years, सो यस देयर इज अ चांस कि आप डिस्क्रेशनरी लीव यानी कि अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो है आप जरूर मांग सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ भी इस्टेब्लिश हो चुकी है, यहाँ पे आपके जो है वो बच्चा भी है, आपकी वाइफ भी है, आर्टिकल 8 भी एंगेज हो रहा है। और ये जो बिल आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं हम, इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 में, इसके अंदर इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है कि जी ये कानून जो है इसको ख़त्म किया जाए या इसको और टफ किया जाए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए कि लोग यहाँ पे ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर जो है आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे आते हैं अपना इमिग्रेशन के जो जिनके पास जो है वो इश्यूज होते हैं सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल होते हैं, उनको वीज़ा लेने में जो चीज़ मदद करती है वो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ करती है। वो इसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आर्टिकल 8 को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और इस बिल के अंदर ये चीज़ें जो है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट की जा रही हैं। तो अगर किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ तो मैं उसको ज़रूर स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले कि ये बिल, ये वाला बिल कानून बन जाए और फिर आप लोगों के लिए और मुश्किलात का सामना करना पड़े आपको यहाँ पे, तो आप ज़रूर किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें और अपनी एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं। देखिए, इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि अगर वो मेरा होता तो कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करता, पहले जाके ये इमिग्रेशन के मैटर को हल करता। आप लोगों से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई बाकी दुनिया के काम चलते ही रहेंगे, लेकिन आप अपने इमिग्रेशन के मसले को जो है वो लाइटली मत लें, क्योंकि कानून जो है दिन ब दिन जो है वो बदलते रहते हैं। अब जो मेरी आप 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं जितनी 100 वीडियो उठा के देख लें, हर एक के अंदर मैं आपको यही कह रहा था कि यार ये 7 साल का रूट जो है आपको कह देते हैं कि जी बच्चा पैदा कर लो, फिर 7 साल वेट कर लो तो फिर तुम्हारा वीजा लग जाएगा। नाउ इन दिस बिल दे आर मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट। अब जो बिल लेके आ रहे हैं उसके अंदर और ज्यादा
डिफिकल्ट जो है बना रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि जी इस वो जो तब अनरीजनेबल समझा जाए बच्चे का यहाँ से ना जाना कि अगर वो अपनी कंट्री वापस जाता है तो वो एजुकेशन भी नहीं ले सकता। अब कौन सी कंट्री ऐसी रह गई हुई है जहाँ पे बच्चा वापस जाएगा और एजुकेशन नहीं हासिल कर सकेगा। और बहुत सारी चीजें जो ये 7 ईयर का रूल है इसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा इसको सख्त किया जा रहा है, इसको दिन ब दिन जो है वो सख्त किया जा रहा है। तो जो लोग 7 ईयर रूल के ऊपर अभी भी वेट कर रहे हैं उनके लिए ये दिन ब दिन रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि यार इसे 7 साल हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास बच्चों की यहाँ पे 3 रूट अभी भी मौजूद हैं। पहले बहुत ज्यादा हो रहे थे लेकिन अभी भी बच्चों के जो बच्चे यहाँ बोर्न होते हैं उनके लिए 3 रूट अभी भी मौजूद है। वो उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं कि वो कौन से 3 रूट्स हैं जिनके ऊपर आप बच्चे को जो है वो वीजा लेके देते हैं। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक जी जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है ना? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। शायद आपको याद हो सही साहब, तकरीबन 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी। वो मैंने आपको बताया था तो वो दुकान के साथ दुकान 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 बेचने वाली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मेरा सोलिसिटर की मेरे पास व्हाट्सएप पे आया, उन्होंने ना मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट नेशनलाइजेशन अप्लाई की हुई थी, उन्होंने ना रिफ्यूज कर दी। क्यों? कल बुलाया मुझे, अब ये देखना है कि किस बिना पे रिफ्यूज किया है। तो वो उसमें आपको उसने रिसीव भेजा होगा, उसके अंदर आया होगा कि क्यों रिफ्यूज हुआ है? नहीं, अभी उन्होंने नहीं भेजा, मैंने उनको ईमेल भी की थी। उन्होंने बोला आप आओ वेडनेसडे। तो कल मैंने जाना है 12:30 बजे, उन्होंने मुझे बुलाया है। ओके, तो जाके देखते हैं, अल्लाह खैर करे किस बिना पे किया। वो मेरे तो बड़ा सुकून था कि भाई इंशाल्लाह केस भी यहाँ वाइफ ने जाके पुलिस वालों से विड्रॉ करवा दिया था, सब कुछ करा दिया। लेकिन अब वो कोर्ट से हमारे को 17 तारीख अगस्त की डेट मिली है। तो लेकिन कोर्ट में जब वो बैरिस्टर आया था गोरा, तो मेरी वाइफ भी साथ थी। बोलते तुम दोनों एक साथ ही नहीं आ सकते थे यहाँ पर। तो मैंने बोला भाई, बोला तुम दोनों की बात किसने करवाई? मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी वाइफ की जो मॉम है उसने हमारे भी फोन किया, उसने बुलाया। बोला नहीं भाई लो, तुम आपस में नहीं बात कर सकते, ना शॉप पे जा सकते। लेकिन मैं स्टिल शॉप पे ही हूँ। अब आ गया, पहले तो मैं शॉप पे नहीं था किसी टाइम में जब आपको फोन किया था 2 महीने पहले। लेकिन अब ये पता चला क्या फोन आया उनका, व्हाट्सएप पे सेंड किया, कल मेरा 12:30 बजे का है। आप देखें अल्लाह खैर करे किस वजह से, कोई क्या रीजन दी है क्या नहीं। ऐसा चले जैसे मैं 99 में यहाँ से आया था, मैं आज देखिए कल आप जाएं, मेरी बात सुनें, कल आप जाएं, आपकी अपॉइंटमेंट है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। इस वक्त हम गैस करने की बजाय जो फैक्ट्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होंगे, तो मैं आप थर्सडे को लाइव आऊंगा, तो आप थर्सडे को जो है हम इस बात पे बात करेंगे, ठीक है? चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। क्या चल रही है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेल एप्लीकेंट अगर अपनी जब एम्प्लॉयर चेंज करता है तो उसका साथ डिपेंडेंट होता है, उसकी भी न्यू एप्लीकेशन करनी पड़ती है? उसका वही चलता रहता है? उसका वही चलता रहता है, उसका वही चलता रहता है। सिर्फ उसके लिए कोई IHS फीस या वीजा फीस दोबारा नहीं जब वही चल रहा है तो फिर आपको क्या जरूरत है करने की? ठीक सर, थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ना एक सवाल पूछना आपको। मेरे जो डिपेंडेंट है ना, मैंने बीवी और 2 बच्चे जी, सर, इन्होंने एक एक्सटेंशन 5 ईयर के रूप में ले ली है
ठीक है। ILR अप्लाई करना है, तो अभी मुझे उनके लिए B1 तो या वही जी वो मार्च 2027 से चेंज हो रहा है, अभी वही जो पुराना है वही करना है आपने, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलिए इनका सवाल ये है कि आपको पता होगा जो नए रूल्स इंग्लिश टेस्ट के हवाले से आ रहे हैं कि अब आपको जो है वो टफर इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, वो पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, तो B1 से B2। तो अब क्या जो लोग अभी अप्लाई करेंगे वो कब से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? जो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा जब वो करेंगे मार्च 2027 से, उससे पहले जो है वो इंग्लिश टेस्ट के सारे रूल जो है वो सेम ही है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद अफाक हसन। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप मुझे अभी कर सकते हैं। बात हम कर रहे हैं जो हमारे पास इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 आ रहा है, जिसके अंदर जो है बहुत चीज़ें जो बदल रही हैं, और शबाना महमूद साहिबा क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोबारा आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लान्स जो है वो आगे गो अहेड होने वाले हैं। जो लोग भी ये कह रहे थे, समझ रहे थे कि यार अब 5 साल से 10 साल नहीं होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया है, तो कैबिनेट चेंज हो गई है, तो अब ये नहीं होगा, तो यकीनन ये होने वाला है 5 साल से 10 साल। लेकिन कितना वक्त है आपके पास, किन लोगों का जो है वो लाजमी मैं समझता हूँ कि बच जाएंगे। देखिए मेरा ख्याल है कम से कम जो है एंड ऑफ दिस ईयर तक, और मे बी अगर बहुत खींचा जाए तो बिगिनिंग ऑफ 2027 तक। उसके बाद जो है वो जो मैं अक्सर शेर पढ़ता हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो हर बंदे को जो है वो 5 साल से 10 साल की तरफ जाना पड़ेगा। अनसेटलमेंट इज ऑन इस वे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो चेंजिंग आ रही है आर्टिकल 8 फैमिली केसेस के हवाले से, वो कैसे अफेक्ट करने वाली है? अब वो कैसे अफेक्ट करेगी जी? जो आर्टिकल 8 है वो प्रोटेक्ट करता है जो आपके फैमिली और प्राइवेट लाइफ के जो राइट्स होते हैं, ठीक है। द बिल वुड टेल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स टू अप्लाई पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो 117B की बात कर रहे हैं वो पहले रखा जाए, और जो चीज़ें प्राइवेट लाइफ की जो बात हो रही, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ, आर्टिकल 8 को पीछे कर दिया जाए, और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो पहले रखा जाए। अब पब्लिक इंटरेस्ट क्या है बेसिकली कि भाई पहले जो है वो ये देखा जाए कि इसको वीज़ा देने से पब्लिक सर्विसेज पे बोझ तो नहीं पड़ेगा, क्या ये क्रिमिनल तो नहीं है कि कल को ये क्रिमिनलिटी के जिम्मे में तो नहीं आता, ये एंड इसका जो लेन देन का मामला कैसी हैं, फाइनेंस कैसी हैं, इसका NHS के डेट्स तो नहीं है, इसके दूसरे CCJ तो नहीं है। इसकी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखा जाए इससे पहले कि फैसला किया जाए कि इसको वीज़ा देना है कि नहीं है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट को जो है सामने रखा जाए, कोर्ट्स को ये बाकायदा तौर पे बताया जाएगा। तो ये है इसके बिल के अंदर मेन चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 7 ईयर चाइल्ड रूट भी अबॉलिश्ड। क्या 7 ईयर चाइल्ड रूट जो है वो अबॉलिश यानी कि बिल्कुल सिरे से खत्म होने वाला है, या इसके अंदर चेंजिंग क्या आने वाली है? देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। आज मैंने एक आप एक मेरा प्रोग्राम चलता होता है, उसका नाम है आपकी कहानी आपकी जुबानी। उसके अंदर आज एक वीडियो भी मैंने पोस्ट की है, वो ज़रूर देखिएगा। वो एक बेटा है जो अपनी माँ से मिलना चाहता है और रातों को उठ के रोता है कि शायद कि उसको जो है वो वीज़ा मिल जाए और वो अपनी माँ से मिल सके जाके।
और वो 27 साल तक अपनी माँ से नहीं मिल पाता। बड़ी दर्दनाक सी स्टोरी है, लेकिन आपने जो इसकी फुल वीडियो तो मैं आप यूट्यूब पे जो है वो अपलोड करूँगा, अगर आपने मुझे तलाश करना है तो आप यूट्यूब पे भी। लेकिन आज एक कहानी जो मैंने लगाई है 27 ईयर्स, आपने सुना होगा 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 27 ईयर्स से वो अपनी माँ से नहीं मिला था वो बेटा, और वो अब अपने माँ से मिलेगा जाके। और वो उसको जो लाइफ में एक रिग्रेट था वो यही था कि जब वक्त था वो अपनी माँ से तब नहीं मिल पाया। और अब वो लकी है इस सेंस में कि उसकी माँ भी जिंदा है, तो वो अब अपनी वालदा से जाके मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। तो ये आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी जो है वो एक वीडियो मैंने पोस्ट की है। उसकी मुख्तसर सी कहानी यही है कि उसका हमने वीज़ा अप्लाई किया, एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बार रिजेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद उसने भी हिम्मत नहीं हारी। और ये जो मैं कहता होता हूँ कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रंग, तो यही वो पेवस्ता रहना है शजर के साथ, ठीक है। आपकी एक बार एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है तो बात तो ना से ही शुरू होती है ना, हाँ पे तो बात खत्म हो जाती है, फिर दूसरी बार हो जाती है, फिर तीसरी बार हो जाती है, और ये सिलसिला कार चलता रहता है। लेकिन फाइनली he's got his indefinite leave to remain। जी हाँ, वीजा नहीं मिला, सीधे ही इंडेफिनिट मिल गया। हम कोशिश कर रहे थे कि उसको वीजा ही मिल जाए 1-2 साल का, लेकिन खैर आप जरूर देखिएगा आपकी कहानी, आपकी जुबानी। अच्छा, तो अब 7 साल के वाले से जो मैं बात करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ कि ये इसको अबोलिश नहीं किया जा रहा, इसको एबोलिश नहीं किया जा रहा, इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा, लेकिन इसको और ज़्यादा जो है वो सख्त किया जा रहा है, कानून को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। कि इसके अंदर जो पार्ट है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता होता हूँ कि देयर आर 2 पार्ट्स इन 7 ईयर चाइल्ड रूट। नंबर 1 इज दैट कि आपको जो पहले नंबर पे आता है वो ये आता है कि 7 ईयर चाइल्ड रूट के ऊपर कि द चाइल्ड इज बोर्न इन द यूके, लिव्ड हियर कंटिन्यूअसली फॉर 7 ईयर्स, ये पहला पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट है कि इट वुड नॉट बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लीव द यूके, कि बच्चे को यूके से जाना जो है वो नहीं माना जाएगा, रीजनेबल नहीं। वो जो रीजनेबलनेस की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, उसको और सख्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई अगर बच्चा अपनी कंट्री वापस जाएगा तो वो बच्चा जो है तालीम भी हासिल नहीं कर सकेगा। यानी कि इस हद तक जो है वो इसको सख्त करने वाले हैं। तो अब जो भी एडवाइजर, जो भी अल्लाह के बंदे ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं या कहते हैं कि भाई कोई एप्लीकेशन ना करो, चले जाओ, बच्चा पैदा करो, बच्चा 7 साल का होएगा तो तुम्हें वीजा मिल जाएगा। तो अब वो बात जो मैं आपको सालों से कहता आ रहा हूँ कि यार ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा 7 साल का हो और या इस काम के लिए बच्चे पैदा करो, तो आपको बच्चा चाहिए जरूर पैदा करो यार, क्यों नहीं, लेकिन नॉट फॉर वीजा पर्पसेस। अच्छा, अब बच्चों के वाले से ये सख्त कानून हो रहा है कि 7 साल का जो चाइल्ड का केस है वो और ज्यादा सख्त किया जा रहा है इन द कमिंग बिल, जिसकी जो है सेकेंड रीडिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब वो अपनी फाइनल स्टेजेस की तरफ रवा दवा है। ठीक है, तो ये 7 साल। अब नेक्स्ट मेरे पास ये है कि जो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, अब क्या उसको स्टिल 7 साल के बाद जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, चले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर वो अनरीजनेबल होगा उसको भेजना बच्चे को, तो क्या उसको 7 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा? क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो तो 5 साल से 10 साल का हो रहा है, तो 7 साल के बाद क्या होगा? अच्छा, तो इसके लिए यही है जो करंटली उन्होंने रूल्स पब्लिश किए हुए हैं, जो बच्चा यहाँ पे रहता है उसके हवाले से वो 7 साल के बाद इंडेफिनेट ही है उसके बाद, लेकिन जो फ्यूचर इमिग्रेशन रूल्स है उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे। अब वो क्या अमेंडमेंट है, इट विल बी डिसाइडेड केस बाय केस। अब वो जो डायरेक्ट वाला जो मामला है ना,
इंडेफिनेट 7 साल के बाद वाला वो खत्म हो जाएगा। अब केस बाय केस जो है वो डील किया जाएगा। सो दैट इज अब नॉट अ गुड न्यूज, लेकिन स्टिल अच्छी चीज ये है कि वो आपके पास स्टिल होप मौजूद है कि चलो यार 7 साल बाद आप अप्लाई तो कर सकते हैं ना, वीजा मिले या ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के मामले के अंदर जो 3 चीजें हैं, जो 3 रूट जो बच्चे यहाँ बोर्न हुए हैं उनके पास जो मौजूद है, एक तो है 5 इयर्स का स्टेटलेस का जो अभी भी है मौजूद है। लोग कहते हैं जी खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। 4-5 ईयर्स स्टेटलेस का रूल वहीं पे मौजूद है। इट इज नॉट गोन एनीवेयर। उसको भी हार्ड कर दिया, उसको भी सख्त कर दिया। कौन ले लेते हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, शाह जी कैसे हैं? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे सर? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाह साहब और सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं? जी जी सर, बिल्कुल पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। शाह साहब मैं ये पूछना था कि मेरी अपील हो गई थी, तो अभी तक शाह साहब कोई जवाब नहीं उसका मिला। 18 माह हो गए नहीं, अपील को। अपील पेंडिंग है आपकी? आपकी हियरिंग आ गई आपकी? नहीं आई हियरिंग आपकी अभी तक? नहीं शाह साहब, नहीं आई है अभी। जब भी मैं वकील से पूछता हूँ कि वो कहता है कि अभी कोर्ट की डेट नहीं आई अभी। नहीं तो मैंने शायद आपको पूछा था, मुझे याद नहीं गालिबन, कि आपका केस कौन सी स्टेज पे है? शाह साहब मेरे जो फैमिली केस था। नहीं, आपका फैमिली केस तो था, लेकिन एक कोर्ट की हियरिंग की स्टेजेस होती हैं, जैसे केस बिल्डिंग स्टेज होती है, फिर उसके बाद होम ऑफिस की रिव्यू की स्टेज होती है, फिर उसके बाद आपने बंडल अपलोड करना होता है, फिर रिव्यू होता है, फिर उसके बाद हियरिंग रिक्वायरमेंट होती है, फिर लिस्टिंग में होता है। तो आपका केस कौन सी स्टेज पे खड़ा है इस टाइम पे अपील के अंदर? यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वकील कुछ नहीं बता रहा। सिर्फ यही कह रहा है कि अभी कोर्ट की डेट नहीं है, अभी कहता है नहीं तो आप सिर्फ ये वाला सवाल पूछ के मुझे थर्सडे को दोबारा पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकूं। उससे पूछे यार मेरा केस कौन सी स्टेज पे है, हेयरिंग की स्टेज पे, लिस्टिंग की स्टेज पे है, हेयरिंग रिक्वायरमेंट की है, केस बिल्डिंग की है, कौन सी स्टेज पे है मेरा? उसको उस स्टेज पूछ लें उससे सिर्फ, ठीक है? जब मैं उसको फोन करता हूँ, जब भी पूछता हूँ उसको, तो बस एक ही जवाब देता है कि बस वो कोर्ट की डेट नहीं आई है। तो 18 माह हो गए हैं, मैं इतना परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बस कैसे फंस जाऊँ जेल के आगे। यार मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन आई विश कि मैं आपको फर्दर यहाँ पे इस टाइम पे कुछ सिवाय इसके कि यार मैं कहूँ अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे, करम करे, वो आपकी जल्दी जल्दी अपील आ जाए। लेकिन आपको एक जो सवाल है वो सिंपल सा ये है कि अभी इस जो बिल की मैं बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026, इसके अंदर अब अपील, क्योंकि आपके अकेले की ही अपील नहीं है जो 18 महीने हो गए, बहुत सारे लोग हैं, बैकलॉग बहुत लगा हुआ है। लेकिन आपके वकील को कम से कम आपको बताना चाहिए यार ये कौन सी स्टेज पे आपका केस है, और एक एक्सपेडाइटेशन की जो है वो एप्लीकेशन कर दे आपके लिए। कुछ नहीं, क्या क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलो थैंक यू। चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इनकी अपील जो है वो पेंडिंग है, 18 माह हो गए, इनको कितना वक्त और लग सकता है? ठीक है, मैंने इनसे 3 से बार 4 बार 5 बार ये सवाल पूछा है कि भी आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो अपील है वो कौन सी स्टेज पे है, केस बिल्डिंग स्टेज पे है, आपकी रिव्यू की स्टेज पे है, आपकी हेयरिंग रिक्वायरमेंट स्टेज पे है, या लिस्टिंग में है। तो अगर आप इनमें से कुछ मुझे बता देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि भाई आपको बताऊं कि यहाँ से इस मंजिल के बाद अगला सफर जो है वो कितनी देर का है। ठीक है, नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ठीक है जी, ठीक है जी, आप कैसे? ठीक है जी, जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर जी मेरा फील लिस्टिंग स्टेज पर है, 3 महीने हो गए, अभी कितना टाइम लगेगा हियरिंग डेट तक?
अच्छा, अगर किसी का भी केस जो है वो लिस्टिंग स्टेज के ऊपर है, उसको मैक्सिमम 3 से 6 महीने लगते हैं, मेरे जो देखने में आया है, ठीक है। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि अगर 3 महीने आपके गुजर चुके हुए हैं तो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स इंशाल्लाह आपकी अपील लग जाएगी, ठीक है जी। टोटल हो गए 21 मंथ्स हो गए। सर आजकल सब कुछ टाइम लग रहा है, आजकल मैंने आपको बताया, इसीलिए वो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसके अंदर जो है वो अपील्स जो है वो स्पीड अप की जाएगी, ठीक है। अभी 3 महीने के बाद और कितना और 3 महीने तक आ जाएगी आपकी। ओके, थैंक यू जी। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। मैं आपके साथ और 7 मिनट्स तक रहूंगा, उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल आ रहा है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट पीपल। और जो लोग जितने भी कह रहे थे कि जी 5 साल से 10 साल नहीं होगा, चैलेंज हो जाएगा, तो वो कह रही भाई ये चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। दिस इज क्योंकि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहते हैं इसमें आती नहीं है, फॉल ही नहीं होती कि जी इसके अंदर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस थी, तो इसको जो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। अब शबाना महमूद साहिबा ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि अब आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो अर्न करना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ इतना नहीं है कि 5 साल पूरे कर दिए। तो जो लोग भी अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन 2027 में या उसके बाद, वो अब शायद 10 साल वेट करना पड़े उनको, ठीक है। तो ये है जो नई ताज़ा तरीन अपडेट है। आफ्टर we having a new prime minister as Andy Burnham, he has chosen Shabana Mahmood as the home secretary, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो उसको बिल्कुल जो है वो मानते हैं कि उसकी पॉलिसीज जो है वो बेहतर है यूके के लिए, इसीलिए उसको दोबारा से जो है होम सेक्रेटरी बना रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हाँ जी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। सर मैंने ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी। मेरे एक कजन पाकिस्तान से आए हुए हैं, यहाँ पे उनकी शादी हुई है ब्रिटिश के साथ, ठीक है। एंड फर्स्ट एक्सटेंशन हो गई है और ILR में उनका आई थिंक सो 1 ईयर और 9-10 महीने रह गए जी। तो उन दोनों में आपको मसला चल रहा है, तो मे बी उनकी जो मैरिज है वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो आप क्या बता सकते हैं इसका मतलब अब क्या हाल होगा अगर वो उनकी मैरिज ब्रेक डाउन हो जाती है? आप कौन सी साइड पे खड़ी हैं? आपने लड़की वालों की तरफ से कि लड़के वालों की तरफ से? कौन सा जवाब आपको चाहिए? बोथ साइड। नहीं, बोथ साइड नहीं, ऐसे नहीं होते। वो क्या इलामा इकबाल सा फरमाए, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या तो पूरा मोम हो जाए या संग हो जाए, एक तरफ से खड़ो हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं फिर आपको चले मैं आपको दोनों तरफ की जो है वो बात बता देता हूँ। देखिए, जो मेन इशू होने वाला है वो तो लड़के को ही होने वाला है ना, क्योंकि उसी का जो है वो वीजा जाएगा अगर रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होगा तो। नाउ देयर आर 2 वेज जो है वो यहाँ से आगे चलने के हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर कोई बंदा ब्रिटिश सिटीजन का स्पाउस है और अगर उसके साथ उसके मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि वो ये समझता है कि वो उसकी वाइफ जो थी वो कंट्रोलिंग थी, अब्यूजिव थी, उसको हार्म करती थी, मारती कुटती थी, बदज़बानी करती थी, बदकलामी करती थी, उसको डिग्रेडिंग बिहेवियर में लेके जाती थी, उसको जो है वो टेंशन देती हुई थी, वो मतलब इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो फिर तो आपके जो लड़के वाला साइड है वो जाके अपने जीपी से मिले और साथ ही साथ वो इस चीज़ को रिपोर्ट करे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ जो हो रहा है जिस वजह से, ठीक है। तो वो फिर अपना डोमेस्टिक वायलेंस का जाके अपना केस जो है वो फाइल कर सकता होगा, लेकिन गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। इससे वो आपके जो दूसरी लड़की वाली साइड है उसके वीजे से हट जाएगा और अपने तौर पे अपनी एप्लीकेशन कर देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि समटाइम्स
हमें जरूरी नहीं कि घर च कोई मार कुटाई हो, एक दूसरे से लड़े, हम एक नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए होता है कि यार हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और सोचें कि हम दोनों में से क्या गलत है, क्या हम इस शादी को वर्कआउट करना चाहते या नहीं करना चाहते। आई कॉल इट अ सेपरेशन, एंड सेपरेशन कैन बी डन विद इन योर मैरिज। ठीक है, तो आप एक अंडर वन रूफ रहते हुए भी सेपरेशन कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद सेपरेशन करने के लिए उसको अलग घर लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नहीं, आपस में आपने मियाँ बीवी वाला सलूक खत्म कर देना है और एक समझ लें कि फ्रेंडली माहौल के अंदर आ जाएं, और आपने आपको जो है ना वो उससे पूछे कि भाई जो इश्यूज ये होते हैं कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं होती, तो हमें वो बंदा ही बुरा लगना शुरू हो जाता है, या वो बंदी बुरा लगना शुरू हो जाती है। तो वो एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दें उस रिलेशन में से। जब हम एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा कि वो मियाँ बीवी आपस में बात ना करें, उसी घर में रहें, एक दूसरे को 3 महीने का टाइम दे दे, 6 महीने का टाइम दे दे कि 6 महीने तक हम, अगर 6 मंथ्स के बाद भी उनकी सूरत हाल वैसी ही रहती है तो फिर आप फर्दर होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो जो लड़की होती है ओबियसली वो बताती है कि जी अब our relationship has broken down, now he is no longer we no longer intend to live together, क्योंकि इसकी जो शिक है, इसकी जो टर्म है, इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि you have a genuine and subsisting relationship and you both intend to live together in the UK। तो अगर टुगेदर नहीं होंगे तो वो टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और कोई आपका सवाल? यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि मैंने काफी डिटेल में आपको मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों को बचा लूँ। नहीं हमारी भी यही कोशिश है, लेकिन अब देखें फिर फर्दर उनको असल बात ये है ना, लड़की ब्रिटिश है ना, तो वो अब लड़के से खुद डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट कर रही, उसकी फैमिली को फोन करके धमकियां, फिर पता है पीछे जो मसला होता है ना, बंदा इधर ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पे तो बंदा कर लेता है हैंडल चीजें, लेकिन जो फैमिली में बात जाती है ना, फिर बात बढ़ जाती है। लड़की ब्रिटिश है कि अंडरवर्ल्ड जो धमकियां कर रही है? लड़की ब्रिटिश है सर, नहीं तो वो धमकियां किस चीज की दे रही है? धमकियां किस चीज की दे रही है? बस वो कहते हैं हम मार देना, ये कर देना, वो कर देना, हमारी बच्ची को सही तरह पैसे नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वायर भी लेके जाता। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो लड़की लड़के को खुद डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन इधर उनकी मदर अंदर आके तो बातें कर रही हैं, ये सारे मसले बन रहे हैं। तो हमारा ये है कि दोनों का मसला हल जो भी है बैठ के खुद कर लें, तीसरे बंदे को लाके जब मसला होता है ना भाई, तो फिर वो नहीं हल होता। आपकी बात 100% ठीक है, ये मियाँ बीवी ने आपस में हल करना होता है, लेकिन आइडियल वर्ल्ड में यही होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब बात इस हद तक पहुंच गई है ना कि जहाँ पे अब आप मियाँ बीवी आपस में बैठ के जो है वो डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, तो फिर इट मींस के जो डिवोर्स की जो एक कंडीशन है ना कि जो मैरिज हैज ब्रोकन डाउन इरिट्रेवेबली, तो वहां तक नौबत पहुंच चुकी है। तो उसके लिए लड़के की तो मजबूरी है ना, लड़का करना चाहता है, लेकिन उनको फिर करना चाहता है तो बाहर भी लेके जावे और पैसे भी दे खाली। नहीं वो तो मेरी बात सुने सर, ये तो इसलिए आपको पता है हर एक का मसला और है ना। आगे से वो जो लड़की है उसके पास एक बेटी है, लेकिन वो बेटी पैदा इसकी शादी के दरमियान हुई है। कोई भी मर्द ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, इसमें फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। वो नहीं एक मिनट आप क्या कह रही हैं? मुझे आपने मुझे ये कहा है कि उसके पास एक बेटी है, जो बेटी इसके रिलेशनशिप में पैदा हुई, यानी कि इससे पैदा नहीं हुई लेकिन वो पैदा हुई है, शादी के दौरान पैदा हुई है जी। शादी के दौरान 2018 में हो गई हुई थी इनकी। पाकिस्तान इस लड़की ने 5 साल वेट किया है, 2023 में आया। जब आया तो आने के 2-4 महीने बाद बेटी हो गई है। उसके बावजूद भी वो लड़का एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे कल मौजा जादू हो गया, 2-4 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ लड़की पैदा हो गई। और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने बताया नहीं, तो उसने बताया नहीं उसे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। नहीं वो लड़के ने आपस में भाई को बड़ी देर 2-3 साल वो लगा रहा है उसके साथ अंदर ही अंदर करने। अच्छा। लेकिन अब ये है कि उसको घर से निकाल देना आए दिन, वो कभी मेरे घर बेचारा कभी किसी के घर रह रहा है। उसके बाद फिर उसको जलील करना, उसकी
पीछे बहनों को, भाइयों को हमने मार देना, इसको ये कर देना, वो कर देना। तो ये सारी चीजें देख के मैंने तो उन्हें यही कहा कि रजिस्टर करके उनसे पूछ के फर्दर जो प्रोसीजर है एटलीस्ट इस टेंशन से बाहर निकलो। अपना वीजा चेंज करना तो वो चेंज कर लो, या किसी और रूट पे जाना तो वहां चले जाओ, लेकिन ये टेंशन निकलो, इस टेंशन से बाहर। फायदा नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखिए, अगर तो इस तरह के मामलात हैं तो आप पहले तो उनसे कहें कि अपने जीपी से मिले जाके, जीपी को आपने, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा उसको मेंटली जो है ना वो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो उसे कहें अपने जीपी को रिपोर्ट करे। और आप ये कह रही धमकियां वगैरह, तो ये तो फिर पुलिस केस है, पुलिस में रिपोर्ट करके अलग होके अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो अप्लाई कर सकता होगा। उसको जो है पहले 3 महीने का टेम्परेरी वीजा मिलेगा, और उसके बाद अगर वो साबित कर सकता है कि उसके साथ ये सारा जुल्म हो रहा है तो उसको इंडेफिनिट मिल जाएगा। तो आई थिंक ही शुड टेक दैट रूट, लेकिन प्लीज डू गेट अ लीगल एडवाइस। ठीक है जी? हाँ, नहीं असल में बात सुन, अगर आपसे राब्ता करना हो तो मतलब क्या आपका यही नंबर है? जी यही नंबर है 0772734721 आप इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। ठीक है? ठीक है। मॉर्निंग में कर लूं आप? हाँ जी, 10:30 जी 10:30 के बाद, 10 बजे के बाद किसी टाइम पे भी कर। ठीक है, थैंक यू। यार बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा भी होता है, और मैंने तो खैर इससे वर्ष भी देखा हुआ है, कुछ लोगों के साथ हुआ है, कुछ लोगों के साथ तो अभी भी हो रहा है। हालांकि वो जो है वो माशाल्लाह अच्छे रुतबे पे है, पैसे अच्छे कमाते हैं, सारा उनके साथ ठीक चल रहा है, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं है कि दे आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन मे बी समटाइम्स पीपल चूज टू बी विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उनको कैओस अच्छा लगता है। तो खैर, नंबर है कॉल करने के लिए 0772734721। दिल तो नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ के जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। कॉल ले लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हेलो जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने अपना प्री स्टेटस के लिए अप्लाई किया है, क्या उसका रूट भी चेंज कर दिया इन लोगों ने? 5 साल के रूट पे थे। आपने अपना प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया कि आपके पास प्री सेटल स्टेटस है अभी? मैंने अप्लाई किया है, 5 साल हो गए हैं मेरे। आपके 5 साल कब पूरे हो गए हैं? 2 मंथ पहले जनवरी में हो गए थे। हाँ, तो फिर आपने प्री सेटल की, फिर तो आपको सेटल स्टेटस मिलेगा ना जी। हाँ, तो अभी जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उन पे तो नया रूल अप्लाई नहीं होगा ना, ये तो उन लोगों पे होगा जो बाद में करने वाले हैं। हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 साल के बाद आपका ऐसे ही रहेगा। जी। थैंक यू। अच्छा यार, ये जो नया कानून आ रहा है, ये जो नया लॉ आ रहा है, जो शबाना महमूद साहिबा लेके आ रही हैं, उसके लिए बहुत क्लियर है कि ये कानून उन लोगों पे होने वाला है जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशंस नहीं की हुई, जिनका ILR अभी ड्यू नहीं हुआ। और जब ये अलाउ करेगी, ये कानून जो है आ जाएगा, फिर उसके बाद सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, 5 साल की बजाय 10 साल में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। ये जो है अब कंफर्म हो चुका है। कंफर्म मतलब ये कानून नहीं बना, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये 100% होने वाला है कि अब 5 साल से 10 साल जो है वो होने वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम। भाईजान, मैंने अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई करा था केयर होम के अंदर। उस केयर होम वाले ने हमारे साथ फ्रॉड किया, मतलब कि ना तो उसने हमारा वीजा कराया ना कुछ करा, तो उसके लिए पूछना था मैंने। अच्छा, जब आप कहते हैं कि केयर होम वाले ने आपके साथ फ्रॉड करा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करना, पहले जाके किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर से मिलो और उसके साथ बैठ के ये बात करो, ठीक है, ताकि वो आपका केस तसल्ली से सुने और आपको उसका सलूशन बताए। ये बात फोन पे करने वाली नहीं है, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा यार, अगर आपके साथ हुआ है फ्रॉड, इफ यू आर विक्टिम ऑफ फ्रॉड इन इमिग्रेशन केसेस, देन अब मैं आपको जाने से पहले यही कहूँगा कि क्योंकि टाइम हो गया, आज मुझे कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। अब नो मोर
ये लास्ट फोन कॉल ले लेते हैं, मैंने नो मोर का लेकिन कॉल आ गई, क्योंकि मैं ऑलवेज एक कॉल का कहता होता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी लास्ट कॉल ऑफ द डे एंड देन आई विल आस्क योर लीव। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी सर, क्या ठीक हो जी? जी जी बिल्कुल ठीक है जी। सर मैंने पुछना सीगा जी, इदा ना मेरे अपील ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। थैंक यू फॉर द कॉल। अच्छा जी, अब इनका सवाल ये है कि इनका केस जो है वो लिस्टिंग तक पहुंच चुका हुआ है। मैंने अभी आपको केसेस की एक सेकंड, मैंने अभी आपको स्टेजेस बताई थी अपील के हवाले से। बहुत सारे सवाल आज इसी हवाले से आ रहे हैं, तो उनको मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं कि एक तो मैंने आज ये बात की है वो इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 के हवाले से बात की है कि उसके अंदर जो है वो अपील्स का जो है वो एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। वो सेकंड स्टेज से गुजर चुका है और अब वो अपनी फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहा है। उसके अंदर 7 साल के बच्चों के रूल को जो है और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। अपील्स के हवाले से बात की जा रही है, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के केसेस के हवाले से बात की जा रही है, पब्लिक इंटरेस्ट को पहले रखने की बात की जा रही है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ बिल। ठीक है, वैसे तो आती हैं शबाना महमूद साहिबा जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं एज अ होम सेक्रेटरी इन द न्यू कैबिनेट ऑफ एंडी बर्नम, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और इसके साथ साथ ही जो है वो हमने बात की है अपील्स के हवाले से। अपील्स की स्टेजेस जो होती हैं वो केस बिल्डिंग से स्टार्ट होकर लिस्टिंग तक ख़त्म होती है। तो अब आजकल जो एक एवरेज टाइम अपील का चल रहा है वो 1.5 साल से 2 साल भी चल रहा है, लेकिन अब इसको बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए जो है आपके सवाल का जब केस लिस्टिंग में चला जाता है तो 3 से 6 महीने में आपकी जो है वो अपील की हेयरिंग आ जाती है। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मैं अब आपको मिलूँगा अब थर्सडे को। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे मैं आता हूँ लाइव, आपके लेता हूँ लाइव सवाल और उनके देता हूँ लाइव जवाब टिकटॉक के ऊपर। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल है तो अब आपको वेट करना पड़ेगा थर्सडे तक, जब मैं लाइव आऊँ 7 PM यूके टाइम। लेकिन अगर आप उससे पहले मुझे मिलना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूं, लंदन में होता हूं। और आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं? आप 07727347212 इस नंबर पे आप फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब जाने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो दिल करता है करो यार, लेकिन एक काम नहीं करना। एक काम करना है और एक काम नहीं करना। काम क्या करना है कि इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो है वो जिन लोगों के भी ये सवाल हैं उन तक ये जवाब मिल जाए, और जहां वो मेरे लिए दुआ करेंगे आप भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। जिन लोगों ने अभी मुझे फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी खबरें, किसकी? यूके इमिग्रेशन के हवाले से नई नई ताज़ी खबरें, और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहते हैं। अब जो दिल करता है करो, एक काम नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, स्पेशली माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, किसी का भी नहीं दुखाना, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, पैदा किया इंसान को दर्दे दिल के वास्ते, पैदा किया इंसान को दर्दे दिल के वास्ते, वगरना इबादत को तो फरिश्ते कम न थे। इबादत ही मकसद नहीं था। एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना और अपने सब दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, माँ बाप का, सबका ख्याल रखें। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहदा, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, क्योंकि सोना रब दिला विच रहिंदा। मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट लाइव के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे थे यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद आफाक हसन। अल्लाह ने